हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएससी जल्दी फैमिली। मेरा नाम विवेक कुमार है। यहाँ पे आज से हम लोग इंडियन पॉलिटी की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर करते हुए चले ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन हो सके। जीरो से जिनको पॉलिटी कवर करनी है वो यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए जब भी कोई भी वीडियोज़ अपलोड हो इस चैनल पर। तो ठीक है, ताकि आप उसको टाइमली कवर कर सकें। तो आज से हम लोग इंडियन पॉलिटी की शुरुआत करने जा रहे हैं। जीरो से मैं आपको कवर कराता हुआ चलूँगा, बारीकी से हर एक चीज़ आपको कवर कराता हुआ चलूँगा जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ठीक है, तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो हम लोग इंडियन पॉलिटी का पार्ट 1 देखिए, ये लक्ष्मीकांत का पूरा पोर्शन यहाँ रहेगा। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करता हुआ चलूँगा जो कि आपके एग्जामिनेशन पीएससी लेवल के एग्जामिनेशन के लिए जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारे टॉपिक्स मेरे तरफ से यहाँ पे कवर कराए जाएंगे, बोथ लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो भी आपको यहाँ पे नोट्स को प्रोवाइड किए जाएंगे, हिंदी मीडियम से तो भी आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारी चीज़ें बहुत बारीकी से टू द पॉइंट आपको सारी चीज़ें क्लियर होती हुई चलेगी। हर एक चीज़ को बारीकी से बताता हुआ चलूँगा और कवर कराता हुआ चलूँगा। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत का पार्ट 1 की शुरुआत हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं जिसका नाम है संवैधानिक ढांचा, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, यानी संविधान कैसे हमारा तैयार हुआ, उसकी मूल संरचना क्या थी, कैसे उसकी नींव रखी गई, वो हम लोग यहाँ पे इस भाग में डिस्कस करेंगे। तो भाग 1 अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और भाग 1 का पहला पार्ट देखिए, ये भाग 1 इतने 11 पार्ट है। इसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान का निर्माण, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, संविधान की प्रस्तावना, संघ एवं इसका क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संविधान का संशोधन, संविधान की मूल संरचना, ये 11 पार्ट है इसके अंदर। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सभी लोग बारीकी से चीज़ों को समझते हुए चलिएगा और नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कुछ हिस्ट्री के पोर्शंस भी रहेंगे। तो हिस्ट्री के पोर्शन से मेनली रहेंगे जो कि आपको, जो आप हिस्ट्री में भी कवर करते हैं तो वो भी आपको कुछ रिकॉल करता हुआ चलेगा। मैं आपको थोड़ा सा जितना पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है मैं उतना ही आपको बताता हुआ चलूँगा। हिस्ट्री में मैं नहीं जाऊँगा, जितना टू द पॉइंट मैं कवर कराऊंगा जो पॉलिटी के लिए ज़रूरी है बस वही मैं यहाँ पे आपको कवर कराता हुआ चलूँगा। मैं आपको हिस्ट्री का पोर्शंस यहाँ पे पूरा नहीं कवर कराऊंगा। ठीक है, मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताऊंगा जिससे हमारे संविधान के लिए एक तरह से एक जिस्ट मिलता है हमारे संविधान का, कहाँ संविधान के निर्माण में जहाँ जहाँ पे जो जो पोर्शंस इंपॉर्टेंट है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, बस वही पोर्शंस हम लोग यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को मैंने 2 पार्ट में बांट रखा है। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को मैंने 2 पार्ट में बांट रखा है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। एक है कंपनी रूल, कंपनी का शासन। कंपनी का शासन कब से कब तक था? 1773 से 1858, 1773 से 1858 तक था, जहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे वर्चस्व हुआ करता था, रूल यहाँ पे हुआ करता था। फिर 1858 के बाद सारा पावर किसके पास चला गया? ताज का शासन स्टार्ट हो गया 1858 से, यानी ब्रिटिश क्राउन का फिर यहाँ पे सारी चीज़ें कंट्रोल स्टार्ट हो गई। तो इस वीडियो में हम लोग फिलहाल कंपनी रूल के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को बारीकी से सुनते हुए चलिएगा, समझते हुए चलिएगा लेक्चर्स को और अच्छे से क्लियर करते हुए चलिएगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, वहाँ पे आपको रिवर्ट कर दिया जाएगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो वापस से एक बार और उस पार्ट को समझने का कोशिश कीजिएगा, और अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में उस पार्ट को डाल दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो कंपनी रूल की अगर हम लोग बात करें, कंपनी रूल देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यूरोपियन का भारत में आगमन होता हुआ चला था, क्योंकि पूर्व देशों में बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी, निर्यात होती थी, जो कि यूरोप तक पहुंचाया जाता था। सबसे पहले इटली के एकाधिकार से इसको यूरोपियन तक सारी चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन हुआ। सबसे पहले पुर्तगीज आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश, फ्रेंच, डेंस सब आना स्टार्ट हो गए। तो ब्रिटिश का जो भारत में आगमन हुआ था वो 1600 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो 1600 में ब्रिटिश भारत आए, और ये किसके लिए आए थे? ये व्यापार के लिए आए थे, ये ध्यान रखिएगा, इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, ईस्ट इंडिया कंपनी ही नाम इसको क्यों रखा गया है ना,
इसको वेस्ट इंडिया कंपनी भी नाम रखा जा सकता था, नॉर्थ इंडिया कंपनी भी नाम रखा जा सकता था, साउथ इंडिया कंपनी भी नाम रखा जा सकता था। तो इसको बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी ही नाम क्यों रखा गया, आइए थोड़ा सा उस पोर्शन को यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं कि इसको क्यों कहा गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझते हुए चलेगा। तो अगर हम लोग बात करें, देखिए तो यहाँ पे हमारा प्यारा भारत, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्यारा भारत है। यूरोपियन देश का आगमन यहाँ से हुआ था, कहाँ की तरफ, भारत की तरफ, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ से, केप ऑफ गुड होप वाले रास्ते से, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो यूरोपियन थे, जो ब्रिटेन थे, ब्रिटिश, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रिटिश थे। तो ब्रिटिश जो थी वो पूर्व दिशा में आई थी। किस दिशा में आई थी, पूर्व दिशा में आई थी, ये ध्यान रखिएगा। पूर्व दिशा में आने के वजह से ही इसका नाम क्या रख दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर ये इस तरफ जाती तो इसका नाम क्या रख दिया जाता, वेस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये ध्यान रखते चलेगा। देखिए ईस्ट की तरफ आई और इंडिया में आई, ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर वेस्ट की तरफ जाती और सपोज कीजिए अगर बेसिकली अगर ब्राज़ील जाती तो वेस्ट ब्राज़ील कंपनी के नाम से जाना जाता। तो लेकिन ये यूरोपियन कंपनी जो थी वो भारत आई, पूर्व दिशा की तरफ बढ़ी और पूर्व दिशा में किस देश में आई, भारत में आई। इसलिए इस कंपनी का नाम क्या रख दिया गया, इस कंपनी का नाम रख दिया गया आपका ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, याद रहेगा। व्यापार करने के लिए, यह ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक व्यापारी के रूप में 1600 ईस्वी में क्या हुई थी, भारत आई थी। ये ध्यान रखिएगा, 1600 ईस्वी में भारत आई थी व्यापार करने को लेकर के। लेकिन इन्होंने वर्चस्व अपना स्थापित किया। आप देख सकते हैं 1600 में बात करें, 1600 बात करें, 1765 की बात करते हैं, 1765 तक इन्होंने व्यापार किया, भारत में आकर के व्यापार किया। 1765 में दीवानी राइट हुआ। दीवानी राइट क्या होता है, दीवानी राइट क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम लोग बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रोल था, ठीक है, रोल क्या था इनका, अगर मैं बात करूं 1757 के पहले की मैं बात करूं, 1757 के पहले की बात करूं, और एक मैं बात करता हूं 1757 के बाद की, ठीक है, के बाद की। मैंने ऐसा क्यों लिया, 1757 के पहले ये सिर्फ यहाँ पे आके क्या करते थे, बिजनेस करते थे। ठीक है, व्यापार करते थे, बिजनेस के लिए बिजनेस सिर्फ इनका यहाँ पे होता था। 1600 से लेकर के 1757 तक सिर्फ ये बिजनेस यहाँ पे की। लेकिन 1757 के बाद ये बिजनेस तो की, लेकिन यहाँ पे फिर अपनी राजनीतिक शक्तियाँ भी स्थापित की, पॉलिटिकल पावर भी स्थापित करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये ध्यान रखिए। 1757 ही क्यों, 1757 ही क्यों, एक क्वेश्चन निकल के आ सकता है, 1757 ही क्यों, क्योंकि 1757 में क्या हुआ था, अगर आपको याद होगा, इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1757 में हुआ था बैटल ऑफ प्लासी, हुआ था ना, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। कहाँ पे है, बंगाल में। ठीक है, बंगाल में है, जहाँ पे BEIC यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिफीट किया था, किसको हराया था, सिराज उद दौला। और इसको हराना नामुमकिन था, जो कि कहाँ के नवाब थे, बंगाल के नवाब थे। इनको हराना मुश्किल था, लेकिन इनको धोखा दिया गया, चीटिंग किए गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव, ये ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, जो ये युद्ध में लड़ रहे थे। और यहाँ पे सिराजुद्दौला के तरफ से थे कमांडर इन चीफ, कौन है, मीर जाफ़र, ये ध्यान रखिएगा, मीर जाफ़र कौन थे, कमांडर इन चीफ। सिराजुद्दौला को हराना बिल्कुल मुश्किल था, तो लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने इनको अपने में मिला लिया था। मीर जाफ़र मिल गए थे रॉबर्ट क्लाइव के साथ, और वो इस युद्ध में भाग ही नहीं लिए थे, जिसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आसानी से सिराजुद्दौला को हरा दी थी। ये ध्यान में रखते हुए चलिएगा। 1757 के बाद से बंगाल जो था वो पूरी तरह से किसके कंट्रोल में चला गया था, वो कंट्रोल में चला गया था आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ठीक है, 1765 की बात करें तो 1765 के पहले अगर हम लोग बात करें तो 1764 की बात करते हैं। 1764 में हुआ था बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध, बक्सर कहाँ पर, बिहार। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे BEIC यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिफीट किया था, हराया था। किसको हराया था, मीर कासिम,
मीर कासिम कहाँ के नवाब थे? बंगाल के नवाब थे। ठीक है। फिर इन्होंने सौज उद्दौला कहाँ के नवाब थे? अवध के नवाब थे। और शाह आलम द्वितीय कौन थे? मुगल बादशाह था, मुगल किंग था। इनको हराने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो लड़ रहे थे वो हेक्टर मुनरो थे। पूरी तरह से यहाँ पे ये जब डिफीट हुआ, ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको हराया, तो उसके बाद से पूरी की पूरी पावर बंगाल की जो थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली गई। और इसी टाइम पे ही एक संधि हुआ था 1765 में, और वो संधि का नाम था इलाहाबाद की संधि। ये ध्यान रखिएगा, शाह आलम द्वितीय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में वो संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये ध्यान रखिएगा। और इस ट्रीटी में जो दीवानी राइट्स था, यानी जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का, लैंड टैक्स रेवेन्यू यानी भूमि कर राजस्व को कलेक्ट करने की जो पावर थी, वो शाह आलम द्वितीय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली गई। कहाँ की? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ये ध्यान रखिएगा। और इसीलिए यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट सिस्टम स्टार्ट हुआ। कहाँ पे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम मतलब क्या हो गया? डुअल गवर्नमेंट सिस्टम मतलब क्या हो गया? तो ऐसा मैं आपको और अच्छे से क्लियर करता हूँ। देखिए यहाँ पे बात कही जा रही है दीवानी। मैं आपको ये इतनी बातें क्यों बता रहा हूँ? इस वर्ड को समझाने के लिए। दीवानी राइट में क्या हुआ? देखिए ध्यान से समझिएगा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा से अगर हम लोग बात करें तो ये दो पार्ट में बढ़ गया। ठीक है। एक होता है दीवानी और एक होता है निजमत। एक क्या है? निजमत। देखिए दीवानी जो था, दीवानी का कंट्रोल जो था वो किसके पास चला गया? BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। दीवानी मतलब क्या हो गया? रेवेन्यू कलेक्शन। ठीक है। रेवेन्यू कलेक्शन मतलब क्या हो गया? लैंड टैक्स रेवेन्यू, भूमि कर राजस्व जो है वो किसके कंट्रोल में चला गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में चला गया। और निजमत क्या है? ये निजमत नवाब के पास ही रहा। नवाब निजमत में क्या हो गया? मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ये ध्यान रखिएगा, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये कंट्रोल तो था, वो किसके पास था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा का नवाब के पास था। बाकी भूमि कर राजस्व जो था वो बेसिकली किसके पास में चला गया? 1765 के बाद से बंगाल, बिहार, उड़ीसा का वो चला गया आपका बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ठीक है। तो ये देख सकते हैं। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे आप देख सकते हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये पूरा जो एरिया था, ये पूरा एरिया जो था वो बंगाल कहलाता था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो कि किसके कंट्रोल में चला गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में चला गया। ये पूरा एरिया, ये ध्यान रखते चलेगा। ठीक है। ये इसीलिए इसको यहाँ पे दीवानी राइट्स यहाँ पे देख सकते हैं, लैंड टैक्स रेवेन्यू का पूरा पोर्शन इनके पास चला गया। ठीक है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये दीवानी राइट्स को डुअल गवर्नमेंट सिस्टम स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था? ये ध्यान रखिएगा। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम स्टार्ट जो हुआ था वो स्टार्ट किया गया था रॉबर्ट क्लाइव। स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव। याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम। ठीक है। और ख़त्म किसके द्वारा किया गया था? एंड किसके द्वारा किया गया था? तो ये ध्यान रखिएगा, ये वॉरेन हॉस्टिंग। अभी आगे डिस्कस करेंगे, इनका नाम आएगा वॉरेन हॉस्टिंग, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। तो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम यहाँ पे आप देख सकते हैं, दो लोगों के द्वारा यहाँ पे शासन स्टार्ट हो गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर वसूलती थी और शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम नवाब का था। तो दो लोग यहाँ पे शासन करते थे, ये ध्यान रखिएगा। इसी को हम लोग कहते हैं दीवानी राइट, यानी डायरकी या फिर डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, ये ध्यान में रख सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे कंपनी की टेरिटोरियल पावर की शुरुआत यहाँ पे हो गई। ठीक है। अपना करियर एक क्षत्रिय शक्ति के रूप में इन्होंने शुरुआत की, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। किसके द्वारा? BEIC के द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है। क्लियर? आई होप इतना सब कुछ क्लियर हुआ होगा आपको। कुछ ज़्यादा हिस्ट्री में बता दिया, लेकिन कोई बात नहीं, एक तरह से आपका रिवीजन भी हो गया होगा अच्छे से। आइए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही चलता रहा कब तक? 1858 तक। उस समय में सिपाही विद्रोह हुआ।
सिपाही विद्रोह हुआ और उस समय में सारे पावर जो थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो सब छीन ली गई और सारी की सारी पावर किसके पास चली गई? ब्रिटिश क्राउन ने भारत के शासन के लिए प्रत्यक्ष जिम्मेदारी संभाली, यानी सारे की सारी शक्तियाँ जो थी वो ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई और वहीं डायरेक्ट कंट्रोल कर रही थी भारत पर। ठीक है, और ये कब तक चलता रहा? ये चलता रहा 15 अगस्त 1947, यानी ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है जब हमारा भारत जो है वो आज़ाद हुआ था उस टाइम तक। आज़ाद होने के साथ साथ हमें एक संविधान की भी ज़रूरत पड़ी और इसका सजेशन जो दिया गया था, इसका जो राय दिया गया था वो एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था। 1934 में एम.एन. रॉय ने भारत में, जो कि कम्युनिस्ट आंदोलन के एक अग्रणी थे, उन्होंने इसका सुझाव दिया कि भारत आज़ाद होने वाला है और हमें अपने लिए देश के लिए एक संविधान की ज़रूरत है और इसका सबसे पहला सजेशन इन्हीं के द्वारा दिया गया था, एम.एन. रॉय, जो कि कम्युनिस्ट मूवमेंट के पायनियर थे, अग्रणी थे भारत में। ये ध्यान रखिएगा, 1934 में ही आप देख सकते हैं 13 साल पहले ही इन्होंने सजेस्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू था। आइए स्टार्ट करते हैं मेन पोर्शन। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो उनका गठन किया गया था, संविधान सभा का गठन क्यों किया गया था? संविधान के निर्माण के लिए। कब किया गया था? 1946 में, और 26 जनवरी 1950 को हमें अपना संविधान मिल गया था। ठीक है, भारत के आज़ाद होने के 3 साल के बाद। बहुत सारे फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के और पॉलिटी के हमारे संविधान में बहुत सारे फीचर्स हमारे ब्रिटिश काल के दौरान जुड़े हुए हैं और वही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम लोग इतिहास क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे संविधान की नींव जो रखी गई है वो ब्रिटिश काल से ही रखी गई है। तो संविधान में बहुत सारी चीज़ें जो थी वो ब्रिटिश काल से ली गई है और इसीलिए हम लोग ये थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यहाँ पे कवर कर रहे हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कवर कर रहे हैं, ताकि हमारा एक बेस, आपको एक बेस पता चल सके हमारे संविधान को लेकर के कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कंपनी रूल, अभी तक इंट्रोडक्शन चला था, आई होप थोड़ा बहुत आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। कंपनी रूल यानी कंपनी का शासन जो था वो 1773 से 1858 तक चला था और सबसे पहला जो था वो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब क्या हो गया? टू रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। किसको कंट्रोल करना? कंपनी को कंट्रोल करना, कंपनी को कंट्रोल करना। रेगुलेटर आप लोगों ने सुना होगा, रेगुलेटर क्या करता है? कंट्रोल करता है स्पीड को। अगर मैं बात करूँ फैन का रेगुलेटर, वो फैन की स्पीड को कंट्रोल करता है। ठीक है, उसी तरह से कंपनी को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। ये किसके द्वारा लाया गया? ब्रिटिश क्राउन के द्वारा लाया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से लाया गया। क्यों ऐसा लाया गया? रेगुलेट क्यों करने की जरूरत पड़ी कंपनी रूल को? क्योंकि 1773 के पहले जो भी भारत आते थे अंग्रेज की तरफ से, जो यहाँ पे शासन करते थे, कुछ टाइम के लिए यहाँ पे बेसिकली अपना जो ड्यूटी था वो करने के बाद जब वो वापस रिटर्न होते थे, वापस जब इंग्लैंड जाते थे, तो बेसिकली आते तो थे वो नॉर्मल पर्सन होकर के, लेकिन जब रिटर्न होते थे तो एक बहुत धनवान व्यक्ति होकर के वो रिटर्न होते थे। जिसमें क्या होता था, बेसिकली वहाँ के जितने भी पार्लियामेंट्री ब्रिटिश गवर्नमेंट नोटिस करती थी कि जो जाते हैं यहाँ से वो नॉर्मल होकर के जाते हैं, लेकिन आते हैं तो एक तरह से बहुत बड़े आदमी होकर के, यानी जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा वैसा हो, वैसा होकर के आता है। ऐसा क्या होता था? आप लोगों को पता है कि भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी। तो जो भी भारत आते थे शासन करने के लिए, कुछ समय के लिए रह करके यहाँ से बहुत सारा सोना यहाँ से लेकर के जाते थे और अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम जीते थे। ठीक है, तो इसी के लिए वो इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ब्रिटिश सरकार की तरफ से रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पे लाया गया 1773 में, जिसका संवैधानिक बहुत ज़्यादा महत्व है, ये ध्यान रखिएगा। और ये पहला स्टेप लिया गया था ब्रिटिश सरकार की तरफ से, ताकि हम ये ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर सके? कंट्रोल कर सके, रेगुलेट कर सकते भारत में। तो EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में, ईस्ट इंडिया कंपनी देखिए शॉर्ट में लिखा हुआ है तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। आगे अगर EIC कहीं पे भी आपको देखने को मिलेगा या BEIC कहीं पे भी देखने को मिलेगा, समझ जाइएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका फुल फॉर्म। तो मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा ये पहला कदम उठाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। और इसी टाइम पे ही सबसे पहली बार पॉलिटिकल पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कंपनी के स्थापित किए गए। कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य को यहाँ पे मान्यता प्राप्त की गई, ये ध्यान रखिएगा। कब? 1773 में। और भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव यहीं से रखनी स्टार्ट हो गई, ये ध्यान रखिए। पहले जो था आप देख सकते हैं, पहले जो कंट्रोल था, जो केंद्र था, बेसिकली अगर हम लोग बात करें जो टेरिटरी था जहाँ से ब्रिटिश सरकार सारी चीज़ों को कंट्रोल करती थी, वो था बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। ये 3 जगह से
सारे चीज़ें कंट्रोल की जाती थी अंग्रेज़ों की। लेकिन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जब लेकर के आए तो उस समय गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये ध्यान रखिएगा, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। और बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज थी उसको सबऑर्डिनेट कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर में, यानी प्रेसिडेंसी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। मतलब जितने भी काम होंगे वो सब अब इनसे पूछ करके होंगे। पहले ये सारे इंडिपेंडेंट थे, अपने अकॉर्डिंग सारे काम करते थे, लेकिन 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ, जितने भी देखिए कानून बना तो सकते हैं, ठीक है, कानून बना सकते हैं, लेकिन कानून को पास करने के लिए पूछना पड़ेगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से। किसको? बॉम्बे के गवर्नर को और मद्रास के गवर्नर को। पहले जो गवर्नर थे बंगाल के, पहले बॉम्बे के गवर्नर जो थे, मद्रास के गवर्नर जो थे, वो अपने अपने एरिया में अपने अपने चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते रहते थे, ठीक है, जो किस तरह से सारी चीज़ों को संभालना है, सारी चीज़ों को ट्रेड करना है। लेकिन 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में आप ये कानून सपोज कीजिए बना तो सकते हैं, रूल्स बना तो सकते हैं, लेकिन उसको पास नहीं कर सकते। उसको पास करने की सारी शक्तियाँ किसके पास चलेगी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास चलेगी, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास चलेगी। अब कोई भी कानून, कोई भी पॉलिसीज़ को अगर इम्प्लीमेंट करना हो बॉम्बे के प्रांत में या मद्रास के प्रांत में, तो उनको सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से पूछना पड़ेगा, और वो जब अप्रूवल देंगे तभी जा करके यहाँ पे वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होगी। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी आपके कार्यकारी परिषद भी यहाँ पे 4 लोगों की यहाँ पे गठन की गई ब्रिटिश सरकार के तरफ से, जो किसको असिस्ट करेंगे? गवर्नर जनरल को असिस्ट करेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आज के डेट में आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखने को मिलते हैं, ठीक है, मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद, है ना। मंत्री परिषद क्या होते हैं? देखिए आज के डेट में जितने भी काम आपके आज के डेट में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति करते हैं, वो सब किसके कहने पे, उनको सजेस्ट कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं। तो उनके सजेशंस के बेसिस पर उनको असिस्ट किया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरफ से, तब जा करके वो नई पॉलिसीज, नई रूल्स एंड रेगुलेशन, नए एक्ट्स वगैरह इम्प्लीमेंट होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से। ठीक उसी तरह से उस टाइम पे भी गवर्नर जनरल जो बंगाल के थे, उनको भी असिस्ट करने के लिए 4 सदस्य नियुक्त किए गए कार्यकारी परिषद के लिए। तो वो नए नए नियम वगैरह जो है वो उनको सजेस्ट करें, राय दे, जिसके बेसिस पे वहाँ पे सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की जा सके। क्लियर? आई होप समझ में आ रहा होगा। बहुत बारीकी से बता रहा हूँ, चीज़ों को कहानी की तरह सुनिएगा और समझते हुए चलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से निकल के आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में निकल के आते हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, लॉर्ड बैरन हेस्टिंग। अभी हम लोगों ने बैरन हेस्टिंग का नाम पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? देखिए पढ़ा था ना, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम स्टार्ट किया गया था रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से, ठीक है, याद रखिएगा। कब? रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से 1765 में, और इसको एंड किसके द्वारा किया गया था? बैरन हेस्टिंग के द्वारा। ये ध्यान रखते हुए चलेगा, पढ़ा था ना अभी हम लोगों ने। 1774 में सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता स्थापित किया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 न्यायाधीश इसमें शामिल थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन जो था वो क्यों स्थापित किया गया, उसको रेगुलेट करना क्यों जरूरत पड़ा कंपनी को, ताकि वो किसी भी तरह का कोई भी खुद का कोई भी व्यापार भारत में जाके ना करे, ना ही किसी से कोई भी गिफ्ट्स ले, ना ही कोई भी बेसिकली रिश्वत स्वीकार करे। अगर इस तरह से वो पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये ध्यान रखते चलेगा। तो कंपनी में जो भी लोग काम कर रहे हैं वो कोई भी प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ना ही किसी से घूस लेंगे, ना ही कुछ अपने लिए करेंगे। भारत में जिसके लिए उनको भेजा गया है सिर्फ उसी काम पे उसको फोकस करते हुए चलना है। तो सभी चीज़ों पे उस पर क्या कर दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। किसके तरफ से? ब्रिटिश सरकार के तरफ से। ये ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल जो था कंपनी के ऊपर किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता था? एक ग्रुप की स्थापित की गई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो बेसिकली कंपनी को गवर्न करती थी, बताती थी कि उनको क्या करना है। उनको सारे रेवेन्यू को लेकर के, सिविल को लेकर के, मिलिट्री अफेयर्स को लेकर के सारी चीज़ों की रिपोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को देनी होती है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को पास करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का यहाँ पे एक बॉडी का गठन किया गया जो बेसिकली कंपनी को कंट्रोल करती थी ब्रिटिश सरकार के तरफ से, ठीक है। अगला जो है वो पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 10 साल के बाद आया।
पिट का भारत, पिट नाम जो रखा गया ये वहाँ के प्रधानमंत्री के नाम पे रखा गया, विलियम पिट, याद रखिएगा विलियम पिट के नाम पे ये एक्ट रखा गया, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, देखिए कोई भी काम अगर करते हैं तो उस काम में कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, है ना, तो कुछ डिफेक्ट्स रह जाते हैं। तो उसी तरह से 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था जो कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से कंपनी के लिए लगाया गया था, ताकि कंपनी पे नियंत्रित किया जा सके, कंपनी किसी भी तरह का घूस वगैरह लेकर के या किसी भी तरह का कोई भी प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व ना हो सके भारत में, तो उसमें कुछ कमियां थी और उस दोषों को, उस कमियां को सुधार करने के लिए ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 यहाँ पे आया गया 1784 में, ये ध्यान रखिएगा। और उस टाइम पे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट एक्ट भी पास किया था 1781 में, ये ध्यान रखते हुए चलेगा, जिसको पास करने के बाद ये रेगुलेटिंग एक्ट 1784 का निकल करके आया, किसका, जिसका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 नाम रखा गया। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ऑब्वियस सी बात है, जो त्रुटियां थी, जो कमियां थी, जो दोष थे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में, उसको सही करने को लेकर के, उसका निपटान करने को लेकर के, उसको सेटलमेंट करने को लेकर के ये आपका पिट्स इंडिया एक्ट था, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है, ध्यान रखिए। क्या क्या विशेषताएं थी, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे दो बॉडी यहाँ पे आप देखने को मिलेगा। कंपनी जो थी, कंपनी का काम क्या था, कमर्शियल काम था और पॉलिटिकल काम था। वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच में अब यहाँ पे डिवाइड हो गया पोर्शन, यानी कंपनी के कुछ ग्रुप जो थे वो वाणिज्यिक कार्य करेंगे और कुछ लोग जो हैं वो राजनीतिक कार्य में रहेंगे। ठीक है, सभी लोग दोनों चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे, कंपनी को डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर में जो रहेगा वो बेसिकली कमर्शियल अफेयर यानी वाणिज्यिक मामलों को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद एक नई बॉडी का गठन किया गया जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। कंपनी, ठीक है, एक है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था वो कमर्शियल फंक्शन, वाणिज्यिक कार्य करेंगे, वाणिज्यिक कार्य कंट्रोल करेंगे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो राजनीतिक कार्य करेंगे, राजनीतिक मामले देखेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे दोहरी सरकार की व्यवस्था स्थापित की गई। यहाँ पे इस पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में दोहरी सरकार की व्यवस्था यहाँ पे स्थापित की गई। डबल गवर्नमेंट सिस्टम, इसको क्या कहते हैं, डबल गवर्नमेंट सिस्टम। गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो जितने भी सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट्स और रेवेन्यू का जो डिपार्टमेंट था वो सारा का सारा चीज़ कौन कंट्रोल करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। पॉलिटिकल कार्य के अंदर में ये सारी चीज़ें आ गई, यानी नागरिक, सैन्य सरकार और राजस्व के सभी कार्य का जो पर्यवेक्षण होगा वो कौन करेगा, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। और इसी टाइम पे ही याद रखिएगा 1784 में ही पहली बार जो एरिया भारत का अंग्रेजों के कंट्रोल में था, मैं आपको दिखा देता हूँ, अंग्रेजों के कंट्रोल में था। ठीक है, जो एरिया भारत का अंग्रेजों के कंट्रोल में था, जैसे ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया, ये सारे एरिया को पहली बार यहाँ पे संपत्ति के नाम से जाना गया, संपत्ति कहा गया। भारत में ब्रिटिश की संपत्ति कहा गया, पहली बार भारत को ब्रिटिश संपत्ति कहा गया, ये ध्यान रखिएगा। ये कब कहा गया, ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ये कहा गया। जो जहाँ पे कंपनी का क्षेत्र था, कंपनी का क्षेत्र वहाँ पे था जहाँ पे ब्रिटिश का शासन था। ठीक है, तो ब्रिटिश जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और उस टाइम पे ही भारत को ब्रिटिश का संपत्ति कहा गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। पहली बार कब, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। अब ब्रिटिश सरकार जो थी कंपनी के मामलों और उसके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण रख रही थी। मतलब अब सवाल ही नहीं हो पाता कि कंपनी कोई भी तरह का ब्राइब ले, घूस ले या फिर कुछ भी प्राइवेट ट्रेड यहाँ पे भारत में करे। पूरा का पूरा कंट्रोल जो था ऊपर से ब्रिटिश सरकार रख रही थी, किसके ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। मतलब अब वैसे चीज़ नहीं हो रही थी जो पहले चीज़ें हुआ करती थी। ठीक है, और प्रशासन पे भी, यहाँ पे प्रशासन पे भी। अगला है चार्टर एक्ट ऑफ 1830। देखिए यहाँ पे और भी बाकी एक्ट्स थे, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813। तो ये सारे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वही यहाँ पे कवर करा रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। चलिए एक मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट में
जो मोनोपोली थी भारत में ट्रेड की, वो सारी चीज़ें अबॉलिश कर दी गई थी कुछ चीज़ों को छोड़ करके। तो क्या चीज़ छोड़ी गई थी वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस चीज़ का ट्रेड जो थे वो अबॉलिश नहीं किया गया था इंडिया में, चाइना में, ये ध्यान रखते हुए चलेगा, वो आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। 1833 में ये ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम ये आपको चार्टर एक्ट के रूप में आपको देखने को मिलेगा। सेंट्रलाइजेशन यानी पावर जो थी वो सीधे सीधे केंद्रित की जा रही थी, एक जगह से कंट्रोल करने का पूरा एम किया जा रहा था ब्रिटिश सरकार की तरफ से, ये ध्यान रखिएगा। इसकी विशेषताएं क्या थी? अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना, अब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। मतलब समझ सकते हैं यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया है। मतलब भारत का अधिकांश हिस्सा जो था वो 1833 में किसके कंट्रोल में चला गया है? ब्रिटिश के कंट्रोल में चला गया। तभी तो इंडिया यहाँ पे कहा जा रहा है। तो ये देख सकते हैं जहाँ पे एक छोटा सा एरिया जो पहले भारत का अंग्रेजों के अंडर में था, अब वो किसके अंडर में चला गया है? अब भारत का अधिकांश हिस्सा जो है वो अब अंग्रेजों के अंदर में चला गया, और इसीलिए यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यहाँ पे कर दिया गया। सारी की सारी सिविल और मिलिट्री पावर जो थी वो सब ब्रिटिश के अंदर में थी, ये ध्यान रखते चलेगा। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखिएगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? बैरन हेस्टिंग, ये ध्यान रखिएगा। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक है गवर्नर। कन्फ्यूजन होता है बहुत से लोगों को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में, तो कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। बैरन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल, विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि जो यहाँ पे जो पावर थी बॉम्बे और मद्रास के पास, अब इनके पास जब स्टार्टिंग में 1773 में ही इनके पास सिर्फ लेजिस्लेटिव पावर बची थी। लेजिस्लेटिव, देखिए दो पावर होती है, ठीक है, एक होती है एग्जीक्यूटिव पावर, एक होती है लेजिस्लेटिव पावर, यानी कार्यकारी, यहाँ पे विधायी शक्ति जो कानून बनाते हैं और ये कानून को पास करते हैं। तो कानून पास करने की शक्ति तो यहाँ पे इनसे छीन ली गई थी, क्योंकि अब ये कानून बनाएंगे, भले रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं लेकिन वो पास नहीं कर सकते, अपने एरिया पे लागू नहीं कर सकते जब तक वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से पूछ नहीं लेते, जब तक वो अप्रूव नहीं कर सकते। लेकिन अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं जब चार्टर एक्ट 1833 का आया था तो बंगाल है, यहाँ बॉम्बे है, यहाँ पे मद्रास है। लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, यानी विधायी परिषद, कार्यकारी परिषद। अब ये पावर तो पहले इनसे ही छीन ली गई थी, अब ये भी पावर, कानून बनाने की भी शक्ति इनसे पूरी तरह से छीन ली गई है यहाँ के गवर्नर्स के से, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। अब इनके पास कोई भी शक्ति नहीं बची, विधायी शक्तियाँ भी जो थी वो इनसे वंचित कर दी गई है, छीन ली गई है। अब ये कानून या रूल्स वगैरह भी नहीं बना सकते हैं। अब रूल्स कौन बनाएगा? ये अब रूल्स बनाएंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब रूल्स कौन बनाएंगे? अब रूल्स कौन बनाएंगे? जो बंगाल से वो सारे रूल्स चल रहे थे वो कौन सा रहे थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, सारी पावर इनसे छीन ली गई, यहाँ से अब पूरी तरह से कंट्रोल किया जा रहा है। जो जो ब्रिटिश का क्षेत्र था वो सब यहाँ से बंगाल से यहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है, बॉम्बे मद्रास का भी। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत के लिए विशेष विधायी शक्तियाँ दी गई, पूरे भारत के लिए, जहाँ जहाँ पे भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था वहाँ तक जो भी कानून बनाएंगे वो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाएंगे, और उनके द्वारा जो कानून बनाया जाएगा वो पूरे हर जगह पे जहाँ जहाँ पे ब्रिटिश का शासन है वहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, और जो भी पहले जो रेगुलेशंस कहा जाता था, इसको पहले रेगुलेशन कहा जाता था, जो भी कानून बनता था, तो अब इसको एक्ट्स कहा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, एक्ट्स कहा जाएगा। कब से? 1833 चार्टर इंडिया से। अब यहाँ पे कमर्शियल बॉडी जो था वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ शुद्ध प्रशासनिक निकाय यहाँ पे बचा, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बचा बस यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का वाणिज्यिक निकाय पूरी तरह से यहाँ पे उसका अंत हो गया, और अब यहाँ पे पूरी तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो सिर्फ प्रशासनिक निकाय में बची। ठीक है, यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स का ओपन कंपटीशन भी स्टार्ट किया गया था, लेकिन इंडियंस को, भारतीयों को इनसे वंचित रखा गया था। मतलब भारतीय लोग इस परीक्षा में, इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, ये बात यहाँ पे कही जा रही है 1833 के चार्टर एक्ट में। मतलब यहाँ पे कंपटीशन तो होगा सिविल सर्वेंट्स को लेकर, क्योंकि वो भारतीयों को नहीं चाहते थे कि उनके प्रशासनिक विभाग में
एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में कोई भारतीय आए और काम करे, क्योंकि उनको डर था कि अगर भारतीय आएंगे तो उनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होंगी, तो इसलिए भारतीयों को इनसे दूर रखा गया इस प्रतियोगिता से। ठीक है, चलिए मुझे बताइएगा। अच्छा अभी नहीं, बाद में बताता। ठीक है, और ये बात किसके द्वारा रखी गई थी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा रखी गई थी, भारतीयों को इससे वंचित करने को लेकर। विरोध के बाद प्रावधान को नकार दिया गया। चार्टर एक्ट 1853 की बात करें। ठीक है, 1853 की बात करें, देखिए ये सारे चार्टर एक्ट जो थे वो 20-20 साल पे आ रहे थे, ये ध्यान रखते चलेगा। ये सारे चार्टर एक्ट जो थे वो 20-20 साल पे आ रहे थे, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, तो अब अगला जो चार्टर एक्ट था वो आपका 20 साल पे यानी आपका 1853 में आया था। ये लास्ट सीरीज था ये चार्टर एक्ट का ब्रिटिश पार्लियामेंट्स की तरफ से, ये ध्यान रखिएगा, जो कि 1793 से स्टार्ट हुआ था। चार्टर एक्ट 1793 से 1853 का ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित, यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्टर अधिनियम, यहाँ पे अंतिम श्रृंखला थी, जो कि एक बहुत संवैधानिक सीमा चिन्ह यहाँ पे छोड़ करके गई थी 1853 में, ये ध्यान रख सकते हैं। फीचर्स क्या क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहली बार यहाँ पे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग कर दिया गया। गवर्नर जनरल की पद, देखिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास सारी पावर चली गई थी ना, अब यहाँ से इनकी लेजिस्लेटिव फंक्शन जो थी, लेजिस्लेटिव पावर जो थी, एग्जीक्यूटिव पावर जो थी, वो इसको सेपरेट कर दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। परिषद के इस विधायी अंग ने मिनी संसद यानी मिनी पार्लियामेंट के रूप में इसको जाना गया। लेजिस्लेटिव विंग जो थी इसको किस नाम से, यानी जहाँ पे जो कानून बनते हैं, यहाँ पे कानून बनते हैं, यहाँ पे कानून पास होते हैं, तो इसको मिनी पार्लियामेंट, ये ध्यान रखिएगा, मिनी पार्लियामेंट इसको कहा गया। विधायी अंग जहाँ पे कानून बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा, लेजिस्लेटिव पावर, ये ध्यान रखिएगा। और इसी प्रोसीजर को, जैसा कि ब्रिटिश सरकार में जैसे जो प्रोसीजर चलता था, है ना, जहाँ पे इंग्लैंड में जो प्रोसीजर चलता था, सेम वैसे के वैसी चीज़ें यहाँ पे स्थापित की जाने लगी, अपनाया जाने लगा, ये ध्यान रखिएगा। और 1853 में ओपन कंपटीशन यहाँ पे भारत के लिए भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया, यानी भारतीयों के लिए भी इसको ओपन कर दिया गया, ये ध्यान रखते हुए चलिएगा। ठीक है, ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट भारत के लिए। अच्छा मुझे बताइएगा, पहले भारतीय बताइएगा जिन्होंने, कमेंट्स में बताइएगा, जिन्होंने इस कंपटीशन को क्वालिफाई किया था। होमवर्क है आपका, पहले भारतीय, फर्स्ट इंडियन आपको बताना है जिन्होंने क्वालिफाई किया था। ठीक है, कमेंट सेक्शन में देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। ठीक है, मैकॉली कमेटी का यहाँ पे गठन किया गया 1854 में, नियुक्त की गई। भारतीय सिविल सेवा पर समिति 1854 में नियुक्त की गई थी। लोकल रिप्रेजेंटेशन, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी स्थानीय प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। और इस तरह से कंपनी का जो था वो एक तरह से जो अंत होता हुआ चला गया, यानी अब भारतीय टेरिटरीज में कोई भी अब कंपनी का कुछ भी नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिए। क्योंकि अगला जो चार्टर एक्ट का कोई भी यहाँ पे देखिए, कोई भी अगर चार्टर एक्ट आता था तो उसके बारे में पहले बता दिया जाता था, उनको टारगेट दिया जाता था कि अगले इतने साल में आपको ये चीज़ें हासिल करनी है। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं बताया गया। इससे साफ पता चल रहा था कि ये अंतिम चार्टर एक्ट है, इसके बाद कोई भी चार्टर एक्ट नहीं आएगा। यानी कंपनी का पूरी तरह से जो था वो कंट्रोल जो था वो पूरी तरह से आपका ख़त्म होते हुए जा रहा था कंपनी का यहाँ पे भारत से। ठीक है, यहाँ पे कंपनी पूरी तरह से टर्मिनेट हो रही थी यहाँ पे भारत से, ये ध्यान रखिएगा। यानी अब सारी की सारी पावर किसके पास जाने वाली थी? क्राउन के पास जाने वाली थी, ताज के पास जाने वाली थी। ठीक है, तो ये था पूरा कंपनी रूल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सारी चीज़। देखिए पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा मैंने थोड़ा सा हिस्ट्री पोर्शन थोड़ा डिटेल में बता दिया ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो सके, तो उसको भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करें ज़्यादा ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन हो सके। पॉलिटी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, टाइम से सभी लोग कनेक्ट हो सके। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टाइमली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपके पास टाइमली अपडेट्स पहुँच सके वीडियो के, और आप टाइमली आप क्लासेस अटेंड कर सकें। किसी भी तरह का कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी पूछना हो तो आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ताज का जो आपका शासन है यानी क्राउन रूल है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।